देखिए, रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है ये हम लोगों ने 12th में भी पढ़ रखा है, लेकिन 12th से लेवल यहाँ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 12th में तो एक बेसिक था बहुत थोड़ा-सा, यहाँ पर उतना बेसिक नहीं है, यहाँ थोड़ा अच्छा खासा हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो 12th में आपने पढ़ा था उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो अगर हम देखें पहले तो काफ़ी रेशियोज़ हैं जो 12th में भी सेम है और हमारा सीए में भी सेम। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो 12th वाला ही पढ़ रहे हैं पहले तो। और जो 12th के अलावा रेशियो है वो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और लास्ट में हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। तो शुरू में तो 12th और ये सब सेम ही है, जैसा हम 12th में पढ़ते हैं। असाइनमेंट मेरा सेम ही है, जो 12th का असाइनमेंट है और आपका असाइनमेंट है। बाद में नए रेशियोज भी आ जाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ भी जाएगा। तो 12th वालों को भी मैं यही पढ़ाता हूँ, हो सकता है 12th वालों की वीडियो में भी यही डाल दूं। देखिए, ऐसा है कि जो रेशो है उनको जब हम प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो उनका एक तरीका होता है सिंपल या प्योर रेशो में डिनोट। जैसे हम ये कहें जी 4:1, अगर 8 लाख और 2 लाख का रेशो निकालना है तो 8 लाख और 2 लाख का रेशो कैसे निकलेगा? छोटा करते करते तो 8 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर दो और हमारा जो रेशो आ गया वो 4:1। तो ये सिंपल या प्योर फॉर्म होती है। दूसरा होता है परसेंटेज। जैसे अब 2 लाख और 10 लाख है तो 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। लेकिन 0.2 की बजाय हम उसे 20% बोलते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। तो परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। और नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे आपकी सैलरी 50,000 है और आपके फ्रेंड की सैलरी 25,000 है, तो आपकी सैलरी उससे 2 गुनी है, 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स में भी हम रेशो निकालते हैं। एक्टिविटी रेशोज को हम नंबर ऑफ टाइम्स में निकालते हैं। तो जब हम रेशो सीखेंगे तो तब मैं साथ के साथ बता दूंगा इस वाले रेशो को इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो उन्हें वैसे ही करना है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को प्योर रेशो में नहीं कर सकते, सॉल्वेंसी को हम प्रॉफिटेबिलिटी टाइप के परसेंटेज में नहीं कर सकते। तो ये हर एक का होता है। देखिए, रेशो एनालिसिस का मतलब है रेशो की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले डाटा सेलेक्ट करते हैं, उसको रेशो कैलकुलेट करते हैं, रेशो को आपस में कंपेयर करते हैं या अपने ही रेशो को पिछले साल से या अपने इस साल के रेशो को दूसरे बिजनेस के इस साल से कंपेयर करते हैं और फिर कुछ इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा रेशो फेवरेबल है या अनफेवरेबल। ऑब्जेक्ट क्या है? यही है, एक तो बिजनेस के बारे में जानकारी हो जाए, सही है या नहीं, हमारा काम सही चल रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है, उसको सिंप्लीफाई भी करता है ये अकाउंटिंग फिगर्स को। जैसे डाटा है रुपीज में, बहुत सारी फिगर्स है। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,04,05 रुपए और सेल है 40,000 को 4 लाख कुछ। तो ये ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं कहूँ जीपी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो समझ में आती है। तो ये सिंप्लीफाई कर देता है अकाउंटिंग। एनालिसिस करने में, मतलब कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। एफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा, जो रेशो सही है तो उसमें हम एफिशिएंट है, जो नहीं है वो एडवर्स है। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे तो यूजफुल रहेगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि भैया हमारी रेशो है तो उसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटी लेवल पर, कोई भी आउटपुट लेवल पे कॉस्ट और सेल और प्रॉफिट का एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर जो रेशो हमारे अनफेवरेबल रहेंगे तो वीक पॉइंट है हमारे, तो हमें उस बिजनेस के वीक पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे बिजनेस में वीक पॉइंट है। कंपैरिजन करना आसान रहेगा, कंपैरेटिव स्टडी करना यूजफुल रहता है हमारा। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में हेल्प रहती मिलती है हमें, आपस में कम्युनिकेशन करना इजी है जैसे हमने बात करी, और कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया बनता है, क्योंकि रेशो निकालने के लिए हमें अलग अलग वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से आती है, तो कोऑर्डिनेशन भी उसकी वजह से हमारा बढ़िया होता है। कंट्रोल करने में, मतलब अगर कोई एडवर्स सिचुएशन है तो उसे कंट्रोल में करने के लिए हमारे पास यूजफुल होता है। जैसे मान लिया, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, आप कार स्कूटी कुछ चला रहे हैं तो उसमें स्पीडोमीटर होता है, उसमें स्पीड लिखी आती है। अब मान लिया आप 100 से ऊपर चलाना नहीं चाहते, या जिस रोड पर, हाईवे पर जा रहे हैं वहाँ मैक्सिमम स्पीड 100 की है, नहीं तो चालान कट जाएगा, वहां पर कैमरे लगे।
अब आप जा रहे हैं और स्पीडोमीटर पे देखा 110 की स्पीड है, तो आप क्या करोगे? स्पीड को कम करके 100 में ले आओगे। दिस इज नोन एज कंट्रोल। आपने पहले से सोचा है हमारा प्रोडक्ट है, उस पे 50 रुपए का खर्चा आएगा, 50 से ज्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे? कोशिश करके उसे 50 में ला, अंदर अंदर ही करना शुरू करो। तो कंट्रोल और रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है कि हमें उसे कम करना ही है यार। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है रेशियो एनालिसिस की। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो केवल अच्छी हो या केवल बुरी हो। बुरी चीज में भी कुछ अच्छाई होती है, अच्छाई में भी कुछ बुरी चीज। तो लिमिटेशंस क्या है कि एक रेशो का एक ही यूज या बहुत कम यूज होता है, तो हमें कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे रेशो निकालने पड़ते हैं। अगर ओरिजिनल डाटा जिससे रेशो निकाल रहा है वही गलत है तो हमारा रेशो भी गलत ही आएगा। और हमारे पास मतलब जैसा ये मानो आप कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेट टोटल कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग में ही आपने एरर कर दी, तो आंसर तो गलत ही आएगा ना। तो ये है। और अलग अलग चीजों का अकाउंटिंग में मीनिंग अलग अलग आता है, उससे बड़ी दिक्कत होती है। जैसे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ईबीआईटी भी होता है, ईबीटी भी होता है, ईएटी भी होता है, नेट प्रॉफिट। बहुत सारे प्रॉफिट का मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करंट प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, तो बहुत सारा फर्क होता है। तो मीनिंग उसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। अलग अलग बिजनेस में या अलग अलग ईयर में हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होने के केस में कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और महंगाई बढ़ने से, इन्फ्लेशन से, प्राइस लेवल चेंजेस से भी इफेक्ट आता है, जो हम इसमें इग्नोर कर देते हैं। एब्सोल्यूट डाटा नहीं है तो हमारे को मिसलीडिंग रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे हमारी सेल 50,000 से बढ़ के 75,000 हो गई तो 50% इंक्रीमेंट आया, हम कहे ये तो बहुत बड़ा बिजनेस ने काया पलट कर दी, 50% बढ़ गया। लेकिन अगर हम देखें एक और बिजनेस है, उसकी सेल 5 लाख से 6 लाख हुई है, तो हम कहेंगे उसकी सेल केवल 20% बढ़ी है, इसकी सेल 50% बढ़ी है, तो हम कहेंगे ये वाली कंपनी बढ़िया है। जबकि इसकी सेल केवल 25,000 बढ़ी है, उसकी सेल 1 लाख रुपए बढ़ी है। एब्सोल्यूट डाटा नहीं होगा तो मिसलीडिंग रिजल्ट। ये बात क्लियर है? क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करते हैं। कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसे है इस बारे में कभी कोई बात नहीं होती है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं वो हिस्टोरिकल एनालिसिस है। हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब कि हमारा फैक्ट पास्ट का है, तो पास्ट जो एनालिसिस है, एक तो पास्ट का है और दूसरा इसके लिए हम लोग जो मैनेजमेंट चाहती है डिसीजन, उसी के लिए जनरली हम चीजें बनाते हैं। एक हमने कहा कि हम एनालिसिस करेंगे और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा उससे कंपेयर करके देखेंगे कि फेवरेबल है या नहीं। स्टैंडर्ड रेशो का पता लगाना कई बार बड़ा कि क्या बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है स्टैंडर्ड रेशो किसी और कंपनी में 2:1 है, आपके लिए वो 2:1 ना हो। पर्सनल बायस रेशो निकाले, बहुत सारे रेशो सही हैं, बहुत सारे रेशो गड़बड़ हैं, तो जो गड़बड़ है उनकी कैलकुलेशन ना करें, जो सही है वही वही दिखा दें इन्वेस्टर्स को। इसे विंडो ड्रेसिंग भी बोल देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब आप पूरी दुनिया भर की मेहनत करके रेशो एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन आपको स्टिल क्या करना पड़ेगा? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, तो क्लासिफिकेशन उन रेशोज में हम रेशोज का क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट वाइज कर सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट के रेशो अलग, पीएनएल के रेशो अलग और मिक्स रेशो अलग। ऐसे रेशो जो केवल बैलेंस शीट की फिगर को लेकर बनाएंगे वो बैलेंस शीट रेशो। दोनों चीजें बैलेंस शीट की है, जैसे करंट रेशो में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, दोनों ही बैलेंस शीट के आइटम है। पीएनएल रेशो में दोनों ही पीएनएल की आइटम है, अब मिक्स में एक पीएनएल और एक बैलेंस शीट। क्लासिफिकेशन बाय यूजर, तो मैनेजमेंट के लिए, शेयर होल्डर के लिए और क्रेडिटर के रेशो अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है वो सेकेंडरी रेशोज। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जैसे लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी रेशो, लिवरेज रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो। तो एक एक करके सबको हम थोड़ा सा समझते हैं। स्टेटमेंट वाइज में बैलेंस शीट के रेशो, जैसे करंट रेशो, इसमें सब बैलेंस शीट के आइटम ही यूज हो रही है। पीएनएल रेशो में केवल पीएनएल की आइटम यूज हो रही है।
और कंपोजिट या मिक्स में दोनों की आइटम मिक्स होकर के यूज हो है। मैनेजमेंट को जो रेशो चाहिए वो अलग होते हैं, रेशो क्रेडिटर के मतलब के अलग होते हैं, रेशो शेयर होल्डर के मतलब अलग होते हैं। इंपॉर्टेंस वाइज प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले, प्राइमरी और जो कम है वो सेकेंडरी। लेकिन बेस्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारे मतलब का और जैसा हम भी करने वाले हैं वो है पर्पस वाइज या फंक्शनल क्लासिफिकेशन। मतलब कि हम क्या किस पर्पस के लिए रेशो निकाल रहे हैं उस पर्पस का नाम डालकर उसी पर्पस के रेशो के, जैसे सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन होता है कि एबिलिटी टू पे डेट, आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कैसे कर। तो इसमें एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है, एक लॉन्ग टर्म। तो दोनों के रेशो अलग अलग निकालेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में जनरल ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी एनालिसिस और मार्केट टेस्ट रेशोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंसी एनालिसिस की। सॉल्वेंसी एनालिसिस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, तो पहले हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है कि विद इन 1 ईयर कितना हम पेमेंट कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज के लिए आराम से। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन की पेमेंट करना कितना आसानी से या मुश्किल से होगा, ये लिक्विडिटी रेशो पे भी काफी हद तक है, जिसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। और इसके अंदर हम 3 रेशो सीखने वाले हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशो की। अब देखो करंट रेशो जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल देते हैं, ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करने के लिए निकाला। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कितने आराम से कर पाएगी, अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कितनी कर पाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है तो करंट लायबिलिटी। अब इसमें हम 3 रेशो निकालते हैं जिसमें से 2 मेन है और सबसे ज्यादा करंट रेशो चलता है, उससे कम क्विक रेशो और उससे कम हमारा भी एसिड टेस्ट रेशो अभी हम देख लेंगे, वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, वो हमारा उससे भी कम होता है। लेकिन करंट रेशो क्विक रेशो ज्यादा चलता है। तो करंट रेशो हमें क्या बताता है कि हम अपनी करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए 1 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए हमारे पास कितने रुपए अवेलेबल है। तो करंट रेशो में हम क्या करेंगे, करंट असेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। अब जब हम करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और ये प्योर फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। जैसे मान लिया हमारा रेशो आ गया 50,000 रुपए की करंट एसेट है और हमारे पास 25,000 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो इसका आंसर आएगा 2:1। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए हमारे पास 2 रुपए है। तो इसका मतलब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट आराम से कर पाएंगे, कोई टेंशन की। तो ये करंट रेशो 2:1 एक अच्छा पोजीशन के बारे में माना जाता है। अगर 2:1 आया करंट रेशो तो हम कहते हैं कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने में। 1.33:1 आया तो ये भी मिनिमम एक्सेप्टेबल है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 1.33 भी हो सकता है, इससे कम नहीं होना। करंट एसेट में आपको पता ही है क्या क्या आता है। डेटर्स को नेट लेना है, मतलब कि डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस है, ठीक है। और जो है करंट लायबिलिटी है उसमें भी आपको पता है नॉर्मली क्या चीज आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हुए हम लोगों को पहले करंट असेट लेना है, के बाद हम करंट लायबिलिटी का पता लगाएंगे, फिर हम लोग का रेशो निकालेंगे। तो आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, आपको जैसे इसमें पूछा करंट रेशो, तो आपको पहले सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स ऑन करंट, ठीक है। अब इसको वैल्यू निकालने के लिए 1-2 लाइनें छोड़कर वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में लिखेंगे करंट एसेट्स
यहां से कैसे निकाली, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हम कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है, पेड रिसीवेबल्स 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट एसेट होती है 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000। मशीनरी बच्चों हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट होती है, तो करंट एसेट में तो नहीं आएगी। और वर्किंग नोट नंबर 2 में हम करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ बिल्स पे बिल 20,000, फंडिंग क्रेडिटर्स 40,000। बच्चों डिबेंचर तो नहीं आएंगे, डिबेंचर क्या होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्रीज करंट एसेट में आ जाएंगी 40,000। एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे 40,000। तो करंट लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा 1 लाख, और करंट 40, 60, 90, 2 लाख रुपए हमारा करंट एसेट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, है ना, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ये आ जाएगा 2:2। ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बताइए इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, सन में आ गया ये? तो जल्दी से रेशो निकालिए, करंट रेशो कैलकुलेटर पे निकाल लो चाहे। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेटर पे भी निकालो तो पहले जैसे करंट एसेट का टोटल करके उसकी अमाउंट कॉपी पे लिखो, फिर करंट लायबिलिटी का टोटल करके उसकी अमाउंट लिखो, फिर निकालो। सीधा अमाउंट भी कैलकुलेटर पे सब कुछ करोगे तो गलती हो जाए, ठीक है ना। तो पहले करंट एसेट का टोटल बताओ क्या आ रहा है, करंट एसेट का टोटल क्या आ रहा है, और करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी का टोटल क्या आ रहा है। तो रेशो आ गया 2:1, ठीक है। तो आप प्रेजेंटेशन तो प्रॉपर वैसे करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है। तो प्रेजेंटेशन आपको पूरी कैसे करनी है जैसे मैंने आपको समझाया है, लेकिन अब हम हर क्वेश्चन में उतना टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे। एग्जाम में हमें ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, वो हमने देख लिया है ना। तो एग्जाम में हमें ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, और फिलहाल समझते हुए हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं फटाफट कर लेंगे। प्रेजेंटेशन मैंने एक बार आपको बता दी एग्जाम के लिए, अब हर रेशो पर ये अप्लाई। तो ये कर लेंगे आप रेशो, आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पता लगाना। लेकिन आपको क्या मालूम है कि बैलेंस शीट के अंदर मेन हेडिंग कौन कौन सी होती है? शोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी कहलाता है, नॉन करंट एसेट्स, है। तो अगर आपको सीधी सीधी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी नहीं दी तो हो सकता है आपको बैलेंस शीट में इस तरीके से कुछ करके पता लग पड़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए फटाफट। अब यहाँ क्या है, सीधा सीधा टोटल एसेट दिए, तो हमें पता टोटल एसेट 3 लाख है, तो टोटल लायबिलिटी भी 3 लाख की होगी। फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट 1,60,000 दी है, शोल्डर फंड 2 लाख दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज हमें 80,000 दिया हुआ है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी नॉन करंट ही है, 1 लाख दिया है। अब जो हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए वो ही नहीं दिया, बाकी सब कुछ दे दिया। तो अब वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ गई 20,000, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 40,000। तो 40,000 और 20,000 2:1 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट में पूरा करके दिखाकर वही सबसे पहले करंट एसेट करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे,
करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होती है और उसी के बाद तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ वर्किंग कैपिटल। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और वो दिया हुआ है 7,20,000। ट्रेड पेबल होता है करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख, और ट्रेड पेबल 40, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी हो गई 2,40,000। करंट एसेट हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि करंट एसेट नहीं दिया है तो हम करंट एसेट यहां से निकाल सकते हैं। तो करंट एसेट हो जाएगा 7,20,000 प्लस 2,40,000, 9,60,000। ये करंट एसेट हो गया। करंट लायबिलिटी 2,40,000, तो रेशो 4:1 आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो अगर हमें करंट असेट दिया है, करंट लायबिलिटी नहीं दिया, वर्किंग कैपिटल है वहां से निकाल लेंगे, करंट लायबिलिटी दिया, करंट एसेट नहीं दिया, वो निकाल लेंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी यहाँ से निकाल। तो वर्किंग कैपिटल का बहुत सारा यूज होता है करंट रेशो का निकाल। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेट दिया है। अब टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड होता है, तो टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट हटा देंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा 7,500। और जब एक बार करंट लायबिलिटी आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल दिया ही है, तो करंट एसेट भी निकाल लेंगे 22,500, और एक बार वो आ जाएगा तो करंट रेशो भी आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 7 थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। 7th रेशो में हमें पता लगाना है कि कोई रेशो बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं आएगा। अब उसमें क्या होता है, कई बार आपको देखकर लग सकता है कि इसमें कोई फर्क नहीं आएगा या ये बढ़ेगा घटेगा, लेकिन आप गलत होंगे। तो आप हमेशा सही हो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने आप से बिना कैलकुलेशन के आंसर नहीं देना, आपको हर एक में एक कैलकुलेशन करनी है। जैसे रेशो दिया 3:1, तो आप हमेशा ये एज्यूम करो कि ये 3,000 और ये 1,000 है, या 30,000 10,000, तो ज्यादा बड़ा करने का कोई फायदा नहीं, 3,000 1,000 मान लो। और हर ट्रांजेक्शन पे कुछ 500 रुपए की फिगर, क्योंकि वो 1,000 से भी कम है, दोनों से कम होनी चाहिए। दोनों 3,000 1,000 में जो कम माना है उससे भी कम ले लो, 500 मानना हर फिगर को। तो मान लिया आपने नए शेयर इशू करे हैं 500 के, तो नए शेयर इशू करने पे बताओ करंट एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा और करंट लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 500 के नए शेयर इशू करने से कैश आएगा, कैश आने से करंट असेट बढ़ जाएगी, और करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रेशो 3.5:1 हो जाएगा, 3.3:1 की जगह, तो इसका मतलब रेशो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो इंप्रूव होगा, वीक होगा, या नो चेंज, ये आपको हर एक पॉइंट में बताना है। जल्दी से हर एक पॉइंट में लिख कर बताओ क्या क्या होगा, फिर मैं चेक कराता हूँ। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बी पार्ट का क्या आंसर आया है? सेम आएगा क्योंकि सेम ही है, डिबेंचर इशू होने पे भी सेम ही हो। सी पार्ट, बिल्स पेबल की पेमेंट करिए, क्या आंसर आया? अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करते तो आपको लगता नो चेंज, लेकिन सॉल्व करा तो आपको सही आंसर। कलेक्ट डेटर्स क्या आ रहा है? करंट एसेट में माइनस नहीं करोगे, डेटर कम नहीं होंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसमें। ई क्या होगा, ई में कैसे? करंट एसेट, आपको करंट एसेट पे इस असर देखना है या टोटल एसेट पे देखना है या नॉन करंट एसेट पे देखना
करंट एसेट पे क्या असर पड़ा? कैश कम नहीं होगा, करंट एसेट कम नहीं होगा, रेशो कम नहीं होगा। तो एडिशनल प्लांट खरीदने से कैश कम हो जाएगा, प्लांट बढ़ेगा, प्लांट बढ़ने का कोई असर नहीं होगा, कैश कम होने का असर होगा। एंट्री सोचो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्लांट बढ़ेगा कोई असर नहीं है, कैश बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो करंट एसेट कम होगी, रेशो कम। बिल्स पेबल दिए हैं क्रेडिटर्स को, नो इफेक्ट, क्योंकि एक जो बिल्स पेबल है वो करंट लायबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी, और क्रेडिटर नाम की करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। नो इफेक्ट ऑन करंट लायबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन करंट एसेट। बीआर मिला डेटर से, नो इफेक्ट अगेन, बीआर बढ़ेगा करंट एसेट है, डेटर कम हो जाएंगे करंट एसेट है, नो इफेक्ट करंट एसेट और करंट। परचेज ट्रेजरी बिल भी करंट एसेट होते हैं, और कैश भी करंट एसेट, नो इफेक्ट, क्योंकि कैश कम हो जाएगा, ट्रेजरी भी बढ़ जाएगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज। बेड डेट्स राइट ऑफ करें, डेटर कम हो जाएगा, करंट एसेट कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगा। ऐसे करने हैं आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रेशो इज क्विक रेशो, जिसे हम लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला लिखिए, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन भी इंक्लूड होता है, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जो क्विक एसेट है, क्विक एसेट का मतलब होता है क्या? क्विक एसेट का मतलब होता है करंट एसेट में आपको दो चीजें नहीं लेनी है, वन इज इन्वेंट्री एंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब आप क्विक एसेट अगर सीधा बैलेंस शीट से निकाल रहे हो, बैलेंस शीट में आपको सीधा सारी वैल्यू दी है और आपको क्विक एसेट निकालना है, तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर सारी करंट एसेट लेनी। लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट नहीं निकाल रहे, बैलेंस शीट से देखकर नहीं निकाल रहे, आपको ऑलरेडी करंट एसेट निकाल चुके हो, या तो करंट रेशो निकालते हो या ऑलरेडी करंट एसेट दिया हुआ है, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना। लेकिन अगर हमें करंट एसेट की जरूरत नहीं है, सीधा क्विक एसेट चाहिए, तो फिर आप पहले करंट एसेट निकाल के फिर उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस नहीं करोगे, फिर तो सीधा इन दोनों चीजों को नहीं लेंगे। अब यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री जरूरी चीजें होती है हर क्वेश्चन में, प्रीपेड एक्सपेंसेस होना जरूरी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है, शांति है प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, कहीं कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर इन्वेंट्री की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना इन्वेंट्री के बिजनेस होता नहीं है। तो इन्वेंट्री नहीं है तो ये एज्यूम नहीं करो कि इन्वेंट्री है ही नहीं, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो एज्यूम करो वो नहीं है। भाषण में आ गई। अब हम बात करते हैं क्विक रेशो की, तो ये आइडियल रेशो 1:1 है, बहुत बढ़िया माना जाता है। कुछ लोग क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी भी निकालते हैं, तो ये 12th के बच्चों को तो मेरी बात अब सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 12th में नहीं है और आप सीए वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए, चाहे आपको ये अप्लाई नहीं करना है, बट मालूम होना चाहिए। और वो ये कि क्विक लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट मत लो तो वो क्विक लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए वो आपसे कहेंगे नहीं बैंक वाले कि आपको हमें बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा दो, वो तो बस इंटरेस्ट लिए जाएंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 2 4 5 10 साल के लिए, जितने साल के लिए मिली है वो चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटी में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमारी क्विक लायबिलिटी नहीं होती, इवन दो वो करंट लायबिलिटी होती है, बट क्विक लायबिलिटी नहीं होती है। इसलिए हम
अगर क्विक असेट अपन क्विक लायबिलिटी निकालें, कई बच्चों को लग सकता है क्विक रेशियो तो क्विक असेट अपन क्विक लायबिलिटी होना चाहिए, नहीं। हमारा पर्पस है क्विक रेशियो निकालने का कि करंट लायबिलिटी को जल्दी से जल्दी पेमेंट कितने समय में कर, ना कि क्विक लायबिलिटी। क्योंकि करंट रेशियो में भी हमने ये कहा था करंट लायबिलिटी को कितने समय में पेमेंट कर सकते हैं, कितने गुना ज्यादा हमारे पास करंट लायबिलिटी के मुकाबले करंट एसेट है। अब हम ये देख रहे हैं करंट लायबिलिटी के मुकाबले कितनी गुना ज्यादा हमारे पास क्विक एसेट है, कि हमें जल्दी से पेमेंट करनी है करंट लायबिलिटी को, तो कितना है हमारे पास। तो ये आपको बात समझ में आई। तो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अब देखो ऑलरेडी हमें करंट एसेट निकलाया दिया हुआ है। अब जब हमें करंट एसेट ऑलरेडी निकाल कर दे दिया, तो अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। तो पहला रेशियो तो मैं अच्छे से निकाल के दिखा रहा हूँ कि कैसा, वैसे आपको बता चुका हूँ करंट रेशियो में, लेकिन क्विक रेशियो का फार्मूला मैं थोड़ा अच्छे से लगाकर बताता हूँ आपको कैसे करना है एग्जाम में। आप लिखेंगे क्विक रेशियो, ये क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी की अमाउंट लिख लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने निकाला क्विक एसेट्स, ये कैसे आता है करंट एसेट। अब जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं वर्किंग नोट के अंदर कर रहा हूं तो मैं शॉर्टकट यूज करने लग गया, करंट एसेट पूरा लिखने की बजाय सीए, करंट लायबिलिटी के लिए सीएल, टाइम सेव होगा। लेकिन मेन सॉल्यूशन के पार्ट में शॉर्टकट ना यूज करूं तो ठीक है, लेकिन पेपर छूटने वाला है, 10-15 मिनट बचे हैं, आधे घंटे का काम है, तब तो शॉर्टकट भी मार देना, समझ रहे हो। पेपर छूटना नहीं है आपका किसी भी हालत में। तो क्विक एसेट क्या है, करंट एसेट 80,000 माइनस इन्वेंट्री 30,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 30,000। तो हमारे पास क्विक एसेट कितनी आ गई, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 50। यहाँ मैं लिख लूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 ताकि पता चल जाए कि ये फिगर कहाँ से आई है। फिर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 लिखूंगा, वहां पर लिखूंगा मैं करंट लायबिलिटी, ये तो दे ही रखी है, वर्किंग नोट नंबर 2 की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, ये तो दिया हुआ है ना। रेशो आ गया 1:2। बात समझ में आती है, ये ऐसे करना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें स्टॉक लेना है, क्विक एसेट में नहीं, क्योंकि ये तो क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता, तो इसको हमें करंट एसेट भी नहीं लेने की जरूरत, इसे नहीं लो, डेटर्स ले लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस मत लो, ये ले लो, ये ले लो। तो इसका टोटल क्या आया, और ये सारे के सारे ही करंट लायबिलिटी है, इनका टोटल क्या आया 1.25, 1.75 अपॉन 1.25 1.4:1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्विक रेशोज हैं, है ना। ये देखिए यहां पर क्या करना है हम लोगों को, जैसे वर्किंग कैपिटल दिया है, मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, और करंट एसेट क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री दिया है, बस प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो आप मानो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ही नहीं, होते ही नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या हो गया, करंट एसेट क्या होता है, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री होता है या नहीं, मुझे बताओ भाई। करंट एसेट क्या सीखा था हमने, करंट एसेट क्या होता है, क्विक एसेट क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से करंट एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया 240, क्विक एसेट निकालना है क्योंकि क्विक रेशियो चाहिए, क्विक एसेट दिया हुआ नहीं है ना। तो क्विक एसेट निकालना है, इन्वेंट्री 80,000, करंट लायबिलिटी वो भी नहीं दिया, लेकिन वो अब वर्किंग नोट में निकाल लेंगे।
क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 2,40,000 ना, और अच्छा करंट एसेट ऑलरेडी दिया हुआ था है ना 4 लाख। करंट लायबिलिटी आ जाता हमारा कितना 1,60,000। तो यहां से क्विक एसेट आ गया हमारे पास कितना, क्विक एसेट कितना आया, ये तो सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये सब इतना रायता फैलाने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हमें करंट एसेट भी दिया हुआ है। हमने ये निकाल लिया है, समझ में आता है। क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट दिया हुआ है 4 लाख, इन्वेंट्री दिया 80,000, तो 3 लाख। सॉरी असल में क्या था, मुझे लगा कि करंट एसेट हमें नहीं दिया हुआ है, पहले करंट एसेट वहां से निकालना है, करंट लायबिलिटी दिया है, इन्वेंट्री दिया है, करंट एसेट नहीं दिया तो हम वहां से निकाल लें। लेकिन जब हमें दिया है तो सब सीधा सीधा हो, क्विक रेशो होता है, इन सब की जरूरत नहीं है। क्विक रेशो है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट आ गया 3,20,000, करंट लायबिलिटी आ गया 1,60, तो 2:1। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने पता नहीं क्या सोच के उसे कॉम्प्लिकेटेड। चलिए यहाँ बात करते हैं। मुझे लगा था वो ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, करंट एसेट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर चलो टोटल डेट दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है, तो टोटल में से लॉन्ग टर्म लेस कर देंगे तो क्या जाएगा, करंट लायबिलिटी 90,000। कोई टेंशन नहीं इसमें। अब देखो वर्किंग कैपिटल दिया है, ये सब वर्किंग नोट में करना है ना। वर्किंग कैपिटल है 180, करंट एसेट नहीं दिया है ना, और करंट लायबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन करना चाह रहा था सीधा, उसमें करंट एसेट निकाले बगैर, लेकिन उससे क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, पहले करंट एसेट निकालो। करंट एसेट 2,70,000 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्विक रेशो, तो क्विक एसेट निकाल लेते हैं। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें दोनों दिए हुए हैं, तो 2,70,000 माइनस 75,000 माइनस 15,000, तो कितना आ गया 1,80,000। तो क्विक रेशो इज क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 1,80,000 डिवाइड बाय 90,000। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आराम से कर पाएंगे इन, है ना। तो ये रेशोज हैं हमारे, ऐसे आप कर लीजिएगा इनको। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो या सुपर क्विक रेशो। ये 12th में नहीं रहता है जनरली, तो अगर 12th का कोई बच्चा देख रहा है वीडियो तो आप अपने अपने कोर्स में देख लीजिएगा। वैसे जनरली ये होता नहीं है, लेकिन अलग अलग मल्टीपल, अगर आईसीएससी है या फिर कोई स्टेट बोर्ड है तो बाई चांस हो सकता है। सीबीएसई में तो अब तक तो नहीं है, आगे आ जाए तो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो क्या है, अब ये हमारा करंट रेशो होता है। करंट रेशो में हम क्या निकालते हैं कि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास कितने की करंट एसेट ना। क्विक रेशो में करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कितनी क्विक एसेट है। क्विक एसेट मान लो जल्दी पैसा आ जाएगा 1-2 महीने में। एब्सोल्यूट लिक्विड है, अगर 1-2-3 दिन में 5 दिन में ही पेमेंट करनी है तो कितना पैसा है हमारे पास, एकदम फटाफट सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी इनकी पेमेंट करनी है तो हमारे पास कितना। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखिए, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो यहां पर भी क्विक लायबिलिटी नहीं लिया है, करंट लायबिलिटी ही लिया है। तो बिल्कुल आज फटाफट कहां से पैसा आएगा बताओ, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज या एफडी वगैरह है, उनको तोड़िए। एफडी से आजकल ऑनलाइन है, एफडी तोड़िए 1 मिनट में पैसा अकाउंट में आ जाएगा। शेयर्स बेचो 1-2 दिन में पैसा आ जाएगा। म्यूचुअल फंड बेचो 1-2 दिन में, अगर वो बेचने लायक है, मार्केटेबल है तो। लॉकिंग पीरियड होता है 1-2-3 साल का, वो नहीं। तो जो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सब हमारी हाईली लिक्विड एसेट है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट ये है जो जल्दी से पैसा आ जाएगा 2-4 दिन। लिखा बैंक एफडी है, तो एफडी पुराने जमाने में होता था, तोड़ेगी नहीं टूटेगी बड़ा मुश्किल, वहां जाओ। अब तो ऑनलाइन बटन दबाओ, एक नेट बैंकिंग और पैसा। तो ये 0.5
1:1 भी है तो बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब 2-4 दिन में ही आप आधी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हाई, अच्छा बहुत माना जाता है, आइडियल अगर ये आ जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, अब इसमें लिक्विड एसेट की बात करें तो ये नहीं है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है और कैश है। 0.75 करंट लायबिलिटी तो पूरा है ये, तो क्या रेशो हो जाएगा 0.75 अपॉन 1.25 दैट इज 0.6:1। हमारे पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी करने के लिए हाईली लिक्विड एसेट में 60 पैसे, तो बहुत अच्छा रेशो है। समझ में आता है? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। देखिए अभी हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बात करी थी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज वो होते हैं जिनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करना होता है, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में 1 से 3 साल 5 साल तक के बारे में हम सोचें। तो अगर कोई उधार माल बेच रहा है हमें, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखेगा। कोई हमें लोन दे रहा है 2-4-5 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में 2 बातें देखी जाएंगी। अगर मान लिया आप भी किसी को लोन दे रहे हैं तो 2 बातें देखेंगे, एक तो ये कि वो हमें इंटरेस्ट दे पाएगा हर साल या नहीं, और दूसरा वो रीपेमेंट कर पाएगा। तो उससे रिलेटेड हमें 5 रेशो देखने, इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन टोटल डेट, टोटल असेट रेशो, प्रोपराइटरी रेशो, कैपिटल गेयरिंग रेशो। इसमें भी आपने 12th लेवल पर है ना, ये नहीं करे होंगे, ठीक है, 12th लेवल पे 3 ही करे होंगे अगर आपको याद है, तो उसमें ये 3 ही चलते हैं और बाकी हम थोड़ा अब ज्यादा लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी रेशो। इक्विटी रेशो का फॉर्मूला नोट करिए, फिर मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला नोट करिए, फिर मैं आपको इसमें एक एक चीज समझाता हूँ। ये रेशो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस रेशो के अंदर जो चीजें यूज हो रही है, इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, वो एक बार सन में आ गई तो हमें लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन में कभी भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन कैसे हमें निकालनी है और उसके बारे में कैसे पता लगाना है, और ये इक्विटी क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए इक्विटी के कुछ नाम होते हैं, वो नोट कर लीजिए। इक्विटी को हम शेयर फंड भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ये सभी इक्विटी के नाम है। तो इक्विटी का नाम है शेयरहोल्डर्स फंड, प्रोप्राइटरी फंड, नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं। अब हम ये निकालें कैसे? देखो हमें बहुत आसान सा पता है, अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट को देखें तो उसमें शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, और यहाँ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये होती है। तो अगर सिंप्लीफाई करके बोलूं एक सिंपल टर्म्स में कि हमें ये चाहिए शेयर होल्डर फंड, तो या तो क्वेश्चन में दे रखा हो सीधा सीधा तो हमारे पास आ जाएगा, नहीं तो हम क्या करें, इन दोनों का टोटल करें, इन दोनों में से ये दोनों माइनस कर दें तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड आ जाए। तो एक सिंप्लीफाई तो सिंपल तो ये बात हो। दूसरा एक अच्छी चीज और है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये शेयर फंड के अंदर क्या क्या आता है याद करो, शेयर कैपिटल, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, मेनली यही आता है। और जो मनी रिसीव्ड रहते हैं शेयर वारंट, वो इतना आपको नहीं दिखाई देगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारे प्रॉफिट आते हैं, लॉस भी आ जाते हैं माइनस। अगर कोई लॉस ऐसा है जो अब तक लेस नहीं हुआ है, या कोई प्रॉफिट है जो अब तक ऐड नहीं हुआ है, उसे और प्लस माइनस कर। एक और इंपॉर्टेंट बात, नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है ना, और करंट एसेट में भी करंट इन्वेस्टमेंट आती है। इनमें से अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं। जैसे हमने एक बिल्डिंग खरीदी और उसमें हम खुद अपना काम कर रहे हैं, तो ये बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है या नहीं? तो इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं हम, बिल्डिंग या फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट। अब मान लिया हमने शेयर खरीदे, शेयर्स अगर
बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है उसे तो इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, समझो। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, है ना, जैसे बिल्डिंग खरीदी, उसमें खुद काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, बिल्डिंग। और नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा बन जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉन करंट एसेट के अंदर एक आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग खरीदी, उसमें खुद काम कर रहे हो, तो वो बिल्डिंग कहाँ आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग खरीद के किराए पे दे दी, वो बिल्डिंग कहाँ आएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पसंद में आती है। शेयर्स खरीदे, शेयर्स तो बिजनेस के लिए, अगर आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है और शेयर खरीद रहे हैं बेचने खरीदने के लिए, फाइनेंशियल कंपनी आपकी, तो फिर वो इन्वेंट्री में आ जाएंगे। तो शेयर्स वगैरह तो हमेशा कहाँ आएंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, तो वो सब कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट में। और लंबे समय की है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कम समय की है तो करंट इन्वेस्टमेंट। अब एक होती है इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनमें फर्क पता है क्या, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है जो बिजनेस से रिलेटेड है, और नॉन ट्रेड है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, मान लिया आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी समझते हो, जिसके 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स आपके पास है। तो मान लिया एक्स ने वाई में इन्वेस्ट किया, वाई के 51% शेयर एक्स के पास है, तो एक्स का वाई पे पूरा कंट्रोल है। वाई वही काम करेगी जो एक्स चाहे, इसे सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। वाई सब्सिडरी है और एक्स होल्डिंग कंपनी। अब एक्स वाई के शेयर जब मर्जी नहीं बेच सकता, भैया कंपनियां होल्डिंग है, अगर बेच दिए तो होल्डिंग होल्ड खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस से रिलेटेड है ये, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते। लेकिन अगर ऐसे ही खरीद लिए, पैसे थे ऐसे ही खरीद लिया, कोई इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, पैसे चाहिए होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस के हिसाब से कर रखी है, एक्स्ट्रा पैसा था लगा दिया। अब एक बात बताओ, अब यहां पर मैं फाइनलाइज कंक्लूड कर रहा हूं इसे। मान लिया एक कंपनी है जिसकी शेयर होल्डर फंड 50 लाख है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख है, तो आपको लग रहा है ये कंपनी 50 लाख की है। लेकिन अगर मान लिया किसी कंपनी ने 250 लाख रुपए शेयर्स ले रखे हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 200 लाख रुपए इन्वेस्ट कर, और ये बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो। तो असल में तो बिजनेस में 50 लाख ही लगा रखे हैं इन्होंने, ये 200 लाख तो फालतू में कहीं और पैसा लगा रखा है। तो आपको जो बिजनेस ये देखने में लग रहा है 250 लाख का, असल में ये बिजनेस क्या है, शोल्डर फंड 50 लाख है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख है, ये जो ये 200 लाख है ये तो फालतू में लगा रखे हैं, फालतू में नया ज्यादा पैसा लेके ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो बिजनेस बड़ा दिखाई दे रहा है, वो है नहीं, वो यही है बिजनेस। तो कायदे से इन्होंने कहा कि अगर किसी ने ये गड़बड़बाजी कर रखी है तो हम इस बिजनेस को भी वही दिखाएंगे, ऐसे। कैसे, आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली झूठ मूठ की एसेट है, ये झूठ मूठ की एसेट है जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी सेलिंग प्राइस क्या है, ये क्या है, ये है लॉसेस, असेट में दिखा रखे हैं लॉसेस जो अब तक राइट ऑफ नहीं करे, तो लॉसेस तो रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम दिखानी चाहिए, नहीं दिखाया तो माइनस कर दो अलग से। और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस के बाहर कहीं फालतू में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसे भी हटाओ, तब जा करके या शेयर होल्डर फंड जो एक्यूरेट रेशो के लिए यूज हो। बात समझ में आती है। अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, ध्यान से बताओ, बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी,
असेट्स में क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स, है ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में स्पेशल नाम दे रहा हूं क्योंकि मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से ही मतलब है, और करंट एसेट, समझ में आती है। अब हमने शोल्डर फंड के लिए क्या यूज करा, शोल्डर फंड के लिए क्या यूज करा, अभी अभी हमने शोल्डर फंड, और इसमें से हमने क्या माइनस करा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा कोई फिटिशियस एसेट। तो बचा क्या, जो बचा मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर, जो बचा ये बचा या नहीं, तो मैं इसे असेट साइड अप्रोच में ले लेता हूं। मैं कहा लेता हूं इसे, अगर मान लिया हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड नहीं दे रखी, आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकाल ही नहीं सकते, तो असेट साइड अप्रोच से निकालना पड़ेगा। तो असेट साइड अप्रोच में क्या लूंगा मैं, नॉन करंट एसेट, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा, और क्या लूंगा, करंट एसेट। क्या माइनस करूंगा, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो ये मैंने लिखा है असेट साइड अप्रोच, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट। और ये है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। और जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते। अब देखो, अगर हमें ये नहीं बता रखा कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो आप मानो ट्रेड ही है, आप पंगे में मत पड़ो। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये आप कहो नॉन ट्रेड है, नहीं तो सब सही है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर मान लिया किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें असेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी, बिल्डिंग है 50 लाख की, लिखा 55 लाख की है, असेट 36 लाख है, लिखा 30 लाख की है, तो इसका मतलब हमें उन सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में डालना पड़ेगा, वो आप भूल जाओगे। और आप क्या करोगे, इक्विटी साइड अप्रोच से करोगे क्वेश्चन, और आप क्या है, जो चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स है वो भूल जाओगे, उसका प्रॉफिट लॉस लिखना यहाँ भूल जाओ। तो मेरी आपको राय है कि अगर हमें असेट की नई वैल्यू दे रखी है, तो आप असेट साइड से करो। इससे क्या होगा, नई वैल्यू लोगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाए। तो अगर किसी भी असेट लाइबिलिटी की न्यू वैल्यू दी है, और अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच से करते हो, तो उसका प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस में लेना पड़ेगा। वरना मैं आपको ये राय दूंगा कि आप असेट साइड से ही कर लेना, तो आपको वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का झंझट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो हमने किसको सीखा, शोल्डर फंड या इक्विटी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी मतलब शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बेसिकली। तो अगर आप शॉर्टकट में बताऊं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये क्या है, शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट। तो शोल्डर फंड तो अच्छे से समझा दिया, तो शोल्डर फंड निकालना, उसमें क्या ऐड कर लेना, ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच में मैंने क्या बताया था आपको, बताओ, शोल्डर फंड के लिए असेट साइड अप्रोच में क्या बताया था, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे लेना ही है, तो ये हो जाएगा असेट साइड अप्रोच से। समझ में आती है बात ना। तो हमें असेट साइड अप्रोच से लेना है, तो नॉन करंट एसेट में करंट एसेट ऐड करके करंट लायबिलिटी माइनस करना, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करना क्योंकि वो यहां पर आ गया। तो देखो यही सब लिखा हुआ है, पहले मैंने वही लिखा, इक्विटी निकालने के लिए मतलब शोल्डर फंड निकाला, उसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी। असेट साइड में क्या करा मैंने, करंट लायबिलिटी, ठीक है, समझ में आती है। वैसे ज्यादातर केस में करंट इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड ही होती है, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है वो लंबे समय के लिए होती है, और जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो कभी भी बिजनेस से रिलेटेड होती नहीं है। तो आप उसके लिए नोट डालकर एज्यूम कर सकते हो कि जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नॉन ट्रेड। वैसे वो भी नहीं मानोगे तो भी चल जाता है, मैंने कहा नोट डाल देना कि कुछ नहीं कहा तो हमने ट्रेड मान लिया, ऐसा भी आप कर सकते। तो ये रेशो निकालने को बहुत कम पूछा जाता है, इक्विटी रेशो, लेकिन इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे आप, तो इससे पता क्या चलेगा,
मैं आपको पहले ये रेशो निकाल कर बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्या पता चले। जैसे ये है, इसमें मुझे क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला था, इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इक्विटी क्या है, यह इक्विटी 1 लाख शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व 45,000, P&L 30,000, तो ये क्या है, इक्विटी। इक्विटी आ गया 1,75,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इक्विटी मतलब शोल्डर फंड प्लस डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो 1,75 में 75 जोड़ दो तो 2.5 लाख। क्या आया निकल के बताओ। 0.7। तो ये क्या बता रहा है, 0.7:1। 0.7 का मतलब है अगर बिजनेस में लंबे समय के लिए 1 रुपया लगा रखा तो उसमें 70 पैसे ओनर के लगे। तो जितना बिजनेस में लंबे समय के लिए पैसा लगा उसमें आधे से ज्यादा ओनर का लगा। जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतना अच्छा तो कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन होगी, और ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी। क्यों, अगर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 1 मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल का मतलब क्या है कि डिबेंचर 0 है, तो डिबेंचर नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, 0 ही हो सकते। तो ये रेशो मैक्सिमम जाकर कितना होगा, 1:1, मतलब जितना पैसा लगाया सारा ही ओनर ने लगा रखा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये रेशो इतना ज्यादा चलता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका काम डेट इक्विटी रेशो कर देता है, जो नेक्स्ट रेशो हम पढ़ने वाले। लिखिए डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, अब देखो ये रेशो का फॉर्मूला लिखो पहले, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं। अब ये क्या बताता है हमें, देखो इसी में अगर मान लिया मैं निकालूं तो लॉन्ग टर्म डेट कितना है हमारे पास, डेट अपॉन इक्विटी तो 75,000, और हमारे पास इक्विटी है 1,75,000, तो ये हो गया 0.43:2, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये रेशो बता रहा है कि ओनर ने खुद अगर 1 लाख रुपया लगाया है, 1 रुपया लगाया, ओनर ने खुद अगर 1 रुपया लगाया है तो उसने बाहर वालों से 43 पैसा बिजनेस में लगवा रखा। तो ये भी तो मोर और लेस वही बात बता रहा है। पिछला क्या कह रहा है कि अगर पूरा पैसा लंबे समय का 1 रुपया है तो उसमें से ओनर ने कितना लगा रखा है, 70%। ये क्या बता रहा है, ओनर ने 1 रुपया लगाया तो बाहर वालों से 1 रुपए के बदले में कितना बाहर वालों से लिया, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर। क्योंकि मान लिया आप डिवेंचर होल्डर है, आप या आप किसी कंपनी को लोन देना चाहते हैं, तो जब आप किसी कंपनी को लोन देना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे ना कि पहले से उन्होंने अपना कितना लगाया और हमसे कितना ले रहे हैं। तो ये ज्यादा आराम से समझ में आता है, बजाय ये कि टोटल पैसा कितना है उसमें से कितना पैसा इन्होंने लगाया। तो ये इसलिए ज्यादा चलता है डेट इक्विटी रेशो। ये बताता है कि ओनर का 1 रुपया और बाहर वालों का कितना, जितना कम रेशो होगा ये लोअर इज बेटर। डेट इक्विटी रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा है, और ये वाला रेशो हायर इज बेटर, ये जितना ज्यादा होगा उतनी बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन होगी, क्योंकि इक्विटी में था ओनर का पैसा ज्यादा है। दूसरे में क्या है, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, डेट। डेट कम होना अच्छा होता है, ज्यादा कम होना, इसलिए जितना कम होगा उतना अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन। तो डेट इक्विटी रेशो है ये 2:1 मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेशो है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी।
2:1 भी बहुत बड़ा है। 2:1 का मतलब क्या है मालूम है? 1 रुपया ओनर ने लगा है, 2 रुपए बाहर वालों से लोन ले लिया, तो खुद से दुगना तो ओनरों से पैसा ले लिया इसने, तो ये भी बहुत ज्यादा है ना? तो डेट इक्विटी रेशियो निकालिए क्वेश्चन नंबर 19 में जल्दी से। तो अब मैं बात करूं कि डेट इक्विटी रेशियो यहाँ निकालना है, तो टोटल असेट दिया है, टोटल डेट दिया है, तो आपको क्या करना है आसान बनाने की, छोटी सी बैलेंस शीट देखें, शोल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, असेट साइड में नॉन करंट असेट, करंट असेट, हमें दिया टोटल असेट। देखो टोटल असेट है 1,25,000, तो टोटल लाइबिलिटी भी 1,25,000 होंगी। टोटल डेट होता है ये, टोटल डेट 1 लाख है, तो शेयर फंड कितना होगा 25,000। अब टोटल डेट में 1 लाख में 50,000 की करंट लाइबिलिटी है, ऐसे लिख दे तो 1 लाख है, इसमें अगर 50,000 की करंट लाइबिलिटी है तो नॉन करंट लाइबिलिटी भी 50,000 की हो। अब हमारा जो रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट जो है 50,000, इक्विटी मतलब शोल्डर फंड जो है 25,000, तो आंसर आ जाएगा 2:2। तो ये समझ में आया कि इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए ये करिएगा आप क्वेश्चंस, और ये भी वैसे ही है जैसा मैंने आपको समझाया था करंट रेशो के लिए, कि आपको डेट इक्विटी रेशो में क्या करना है, आपको एज्यूम कर लेना 2000 1000, और यहाँ पर भी 500 रुपए एज्यूम करना जो भी चीज है। जैसे यहाँ लिखा परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट खरीदी तो डेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और अभी फिक्स्ड असेट खरीदने से नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म डिफरेबल पेमेंट है, तो इसका मतलब डेट बढ़ रहा है, तो 500 रुपए का मान लिया है, और इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो रेशो बढ़ रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ना हमेशा इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि अगर वो लोअर द रेशो बेटर इट इज है तो बढ़ने पे इंप्रूव नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन तो हमें यहाँ लिखना है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसे कर लेंगे ना आप इस क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को देखिएगा, मन में सोच के बिना देखे करोगे तो नहीं आएगा आंसर। यहाँ पर भी करके देखना, यहाँ जानबूझ के ना रेशो कम कर दिया 2:3, तो 2000 3000 में करोगे तो जो पहले वाला आंसर में बढ़ रहा होगा वो कम हो जाएगा, देखिए ऐसा होता। चलिए नेक्स्ट रेशो लिखिए डेट टू टोटल असेट रेशो, और इस रेशो को लिखो फिर मैं समझाता हूँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। लिख लिया रेशो है ना? अब देखो ध्यान से, ये इतना इंपॉर्टेंट रेशो नहीं है, लेकिन आपको एक बात देखो यहाँ क्या लिखा है 2, तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ जिस रेशो में भी 2 लिखा हो उसे याद ही नहीं करना। आपको मान लिया लिखा है ABC टू XYZ रेशो, ABC की जगह कुछ भी आ सकता है, XYZ की जगह कुछ भी आ सकता है, बीच में अगर 2 लिखा है, बीच में अगर लिखा 2, तो आपको हमेशा क्या करना है ABC अपॉन XY, तो जो पहले लिखा है उसे ऊपर लिखो और जो बाद में लिखा उसे नीचे लिखो, बस बन गया रेशो। करंट असेट टू वर्किंग कैपिटल रेशो, फिक्स्ड असेट टू टोटल असेट रेशो, फिक्स्ड असेट अपॉन टोटल असेट, बस ये करना। तो ऐसे ही यहाँ लिखा डेट टू टोटल असेट, तो क्या हो गया डेट अपॉन टोटल असेट। अब डेट ही नहीं पता है, तो डेट अपॉन टोटल एसेट में से कितना डेट है, मतलब टोटल लाइबिलिटी में से कितना, तो हमें लॉन्ग टर्म ही देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के, ठीक है। यहाँ जो डिवाइड में है वो नेट टोटल एसेट है, नेट टोटल एसेट का मतलब क्या है, अब देखो बैलेंस शीट में असेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होती है, टोटल आ जाता है टोटल एसेट, लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर कुछ फिटिशियस एसेट थी या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी, तो वो तो शोल्डर फंड से लेस कर दी होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है नेट टोटल एसेट का मतलब है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिटिशियस एसेट है तो वो माइनस हो जाए। फिटिशियस एसेट क्या होती है, मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। फिटिशियस एसेट वो एसेट है जो लॉसेस हैं लेकिन अभी तक सेट ऑफ नहीं हुए, जैसे कई बार क्या होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, इस टाइप का, या अंडर राइटिंग कमीशन है, या कुछ इस तरीके के लॉसेस हैं जो अब तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं, वो असेट साइड में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या करंट
नॉन करंट एसेट या करंट एसेट में लिखे होते हैं, उन्हें लेस करते हैं। ठीक है, तो 2 वाला मैंने बता दिया, एक रेशो ऊपर एक रेशो नीचे अमाउंट और हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, ये थोड़ा बहुत फिर भी यूज में आ जाता है, इसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लिखिए, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन नेट टोटल एसेट। जब मैं आपको बता रहा था तो बता रहा था कि असेट इक्विटी के बहुत सारे नाम है। एक नाम इक्विटी का शेयर होल्डर फंड होता है, एक नाम नेटवर्थ होता है, एक नाम प्रोप्राइटरी फंड भी होता है। तो यहाँ प्रोप्राइटरी फंड बोला है, इसका मतलब ये शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी है ये। तो इस प्रोप्राइटरी फंड की जगह ये हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, या क्या है, इक्विटी डिवाइड बाय नेट टोटल एसेट, वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी फंड हमें क्या बताएगा, क्या बताएगा, हायर द रेशो बेटर इट इज। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेशो है, इसका मतलब उतना ज्यादा असेट, टोटल असेट में ओनर का हिस्सा कितना है, टोटल असेट में ओनर का हिस्सा कितना है, वो क्या बता रहा है हमें, प्रोप्राइटरी रेशो। पिछले रेशो क्या बता रहा था, टोटल एसेट में लोन वालों का कितना पैसा लगा। मान लिया हमारा ये रेशो आया 0.4:1, मतलब अगर 1 रुपया बिजनेस में लगा तो उसमें 40 पैसे ओनर के नहीं, ये 40 पैसे बाहर वालों के। और ये क्या आया, ये मान लिया आया 0.5:1, तो ये बता रहा है अगर बिजनेस में 1 रुपया लगा है तो उसमें ओनर ने 50 पैसे। तो इस तरीके से हमें रेशो आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 323 है, इसमें हम देखते हैं, ये देखो ये सब शेयर होल्डर फंड के आइटम्स है ना। तो टोटल कितना आ गया हमारा, हमसे पूछा क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो, है ना। क्या फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशो का, प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोप्राइटरी फंड ऑन नेट टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी फंड ये हो गया, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कुछ ना कहे तो टेंशन मत लो, जब तक नॉन ट्रेड ना बोले आप मानो सब ठीक है, तो झंझट छोड़ दिया हमने। तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, 1,75,000, और टोटल कितना आ गया, 2,50,000, तो 0.7:2। इसका मतलब 1 रुपया बिजनेस में लगा है तो उसमें 70 पैसे ओनर के अपने लगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो, पहले इसका फॉर्मूले नोट कर लो ये तीनों, फिर मैं आपको चलो पहले समझा देता हूँ, फिर इसे नोट करना, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे निकला। देखो डेट इक्विटी रेशो याद करो, कौन सा रेशो, तो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, मोटे तौर पे यही है ना, ये बात समझ में आती है। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। देखो डिबेंचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डिबेंचर पे हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ता है। इक्विटी शेयर की कैपिटल की क्या खासियत है कि कोई फिक्स रेट नहीं है। रिजर्व सरप्लस भी इन्हीं का ही है, तो इस पे भी कोई फिक्स रेट नहीं है। तो अगर मैं सारे फिक्स वाले एक साथ कर दूं, इसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटाकर ऊपर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, नीचे इक्विटी और रिजर्व सरप्लस आ गया। तो ये जो है डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स है या नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स मतलब जिस पर हमें
फिक्स्ड कॉस्ट देनी है, जैसे डिवेंचर पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स रेट से डिविडेंड। नीचे कौन बचा? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। ये सारा पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। पहले हम क्या बोलते थे? शेयर होल्डर फंड, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर का मतलब प्रेफरेंस इक्विटी दोनों होता था। अब प्रेफरेंस तो यहां से हट गए, तो बचा कौन? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला लिखा पहला, फिर हमने लिख दिया डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर का अपॉन इक्विटी। इक्विटी क्या? इक्विटी शेयर होल्डर फंड अलग है, इक्विटी अलग है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ रहे हैं, तो इसमें से प्रेफरेंस को माइनस कर दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच गया। या इसको ऐसे लिख लिया। तीनों फॉर्मूले लिखो फटाफट, फिर मैं समझाता हूं इसके बारे में। जल्दी से नोट करो। अब ये हमें क्या बताएंगे? देखो, अगर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स बहुत ज्यादा है तो एक रिस्क है कि प्रॉफिट कम हुआ तो भी हमें बहुत सारा पैसा देना पड़े। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिस्क है, तो लोअर द रेशो बेटर रेट। ज्यादा है तो इसका मतलब आपने बाहर वालों से पैसा ज्यादा लिया है और आप लोगों को इंटरेस्ट देने में दिक्कत है। ठीक है। नेक्स्ट रेशो लिखते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करके निकाल लें। नेक्स्ट रेशो लिखिए। वैसे तो देखो, नेक्स्ट जो रेशोज हैं वो 4 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन देखना है। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन में मैंने 2 बातें बोली। एक तो हम ये चाहेंगे कि हमारा लोन का पैसा वापस आ जाए, दूसरा हर साल हमें इंटरेस्ट मिल जाए। तो हमें हर साल इंटरेस्ट वापस मिले। साल क्या मिले? इंटरेस्ट वापस मिले। तो हर साल अगर हमें इंटरेस्ट वापस चाहिए तो उसके लिए हमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट और इन सब चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें 4 रेशो हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसके बारे में हम बात करते हैं। लिखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बता रहा है, उसके लिए आपको थोड़ी सी छोटी सी मैं जो है इनकम स्टेटमेंट बताता हूँ, जो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके लिए आपके असाइनमेंट में भी बनी हुई है इनकम स्टेटमेंट, आप साथ साथ नोट भी कर सकते। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स। सेल्स से लिखा सेल की वेरिएबल, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे करते हैं, सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेल में से क्या माइनस कर दे? वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जिसे हम ईबीआईटी या पीबीआईटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या अवेलेबल है, और इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है कि एक इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी अर्निंग। ये बात समझ में आती है आपको? तो अब ध्यान दीजिए, हम ये देख रहे हैं कि ये कंपनी इंटरेस्ट दे पाएगी या नहीं। मान लिया ये है 50,000, हम ये देखना चाहते हैं ये कंपनी 50,000 का इंटरेस्ट दे पाएगी या नहीं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनका ईबीआईटी कितना है, क्योंकि उसी में से ही तो इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर ईबीआईटी सपोज 2 लाख है, तो आपका क्या आ गया? 2 लाख में से 50,000 देना, तो इसका रेशो क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी तो 2 लाख अपॉन इंटरेस्ट मतलब 50,000। तो ये क्या आएगा? 4:1 नहीं लिखते इसे, 4 टाइम्स लिखते। इसका मतलब जितना इंटरेस्ट है उससे 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट है तो उसे इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। यही अगर जितना इंटरेस्ट है उससे कम प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दे ही नहीं सकता। तो ये बात ध्यान देखनी है। और ये लिखा कि मोर देन 3
मोर देन 7 को सेफ मानते हैं, अगर ये 7 से ज्यादा आ रहा है तो सेफ है, क्योंकि मोर देन 3 तो कम से कम होना ही चाहिए। सेफ कब होंगे? जब मोर देन 7। बात समझ में आती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या क्या दिया हमें। लोन है 10 लाख का, हमें लोन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हमें इंटरेस्ट से है। इंटरेस्ट है 1.25 और पीवीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 5 लाख। फॉर्मूला क्या है? पीवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट 5 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, क्या आया? 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा। क्लियर है ये? अब यहां थोड़ा सा आप समझो, क्वेश्चन नंबर 25 आपको नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो हमारा ये था ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। ये दिया हुआ है 5 लाख में। भैया मैं बेल बजी और मैं गई, 5,60,000 रुपए हमें दिया हुआ है। तो देखो होता क्या है, अब हमें चाहिए ईबीआईटी, लेकिन ईबीआईटी क्वेश्चन में दी नहीं हुई, तो अब हमें वो निकालनी है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? 10 लाख पर 10% का इंटरेस्ट है, हम ये पता चल गया 1 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें चाहिए ईबीटी और ईबीआईटी। ईबीटी आ गया तो ईबीआईटी आ जाएगा, और टैक्स रेट दिया 30%, तो ये 30% इसका है ना कि इसका। बच्चे क्या करते हैं गलती से 5,60,000 का 30% निकाल देते हैं, लेकिन 30% ईबीटी का होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, या तो एक्सपांड क्या करें या एक फॉर्मूला याद रख लें। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो होता है वो ईबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट होता है, अपॉन 100 होता है ये ऑब्वियसली। तो ईबीटी हो जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स है 5,60,000 डिवाइड बाय टैक्स रेट है 30%। 5,60,000 को 0.7 से 30% मतलब 30/100, तो 5,60,000 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है? 8 लाख। तो 8 लाख आ गया ईबीटी। आप चेक भी कर सकते हो, 8 लाख का 30% होता है 240, 8 लाख में से 240 माइनस करो तो 560 ही आता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ईबीटी क्या है। ईबीटी में 1 लाख, ईबीआईटी में 1 लाख लेस करके ईबीटी आया, तो ईबीटी में 1 लाख प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? ईबीटी में 1 लाख ऐड कर दो तो 9 लाख आ जाएगा ईबीआईटी। अब देखो आ गया ना सारी चीजें हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन 9 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो 9 टाइम्स। तो जितना इंटरेस्ट है उससे 9 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इससे ये भी कह सकते हैं कि हम 1 साल में 9 साल के बराबर का इंटरेस्ट दे सकते हैं। इसका मतलब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में भी यही काम करना है, आराम से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 27 तक ऐसे। नेक्स्ट लिखिए डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो, देखो आजकल क्या होता है लोन में, ऐसा नहीं होता कि आप 10 साल बाद पैसा वापस करेंगे हर साल इंटरेस्ट। आजकल क्या होता है हर साल इंटरेस्ट और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में आप हर महीना देंगे। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर लोन की इंस्टॉलमेंट भी हर साल दे रहे हो और इंटरेस्ट भी दे रहे हो तो वो कितना आराम से दे पाओ। तो आपको पता है इंटरेस्ट तो कहाँ से देते हैं? ईबीआईटी से। लेकिन जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो तो कैश प्रॉफिट से दोगे ना। कैश प्रॉफिट कैसे आएगा? कैश प्रॉफिट, प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम ऐड कर दो। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहीं से तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें एक तो
हमें कैश प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नॉन कैश आइटम भी होती है जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम हो जाता है लेकिन कैश कम थोड़ी ना होता है, तो कैश तो आप दे सकते हैं आराम से, तो हमने ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन जैसी नॉन कैश आइटम। और दूसरा ऐड क्या करा, इंटरेस्ट, क्योंकि वो देना ही है इंटरेस्ट से पहले का। हमने पिछली बार ईबीआईटी बोला था ना, लेकिन टैक्स देने में पैसा चला जाएगा तो इंस्टॉलमेंट तो नहीं दे पाएंगे, तो इंस्टॉलमेंट देने के लिए हमें लेना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर नॉन कैश आइटम एंड इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन, और क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। और डिवाइड किससे करेंगे, पिछली बार केवल इंटरेस्ट से डिवाइड किया था, इस बार लोन की इंस्टॉलमेंट से भी ऐड करके डिवाइड करें। अगर ये 2 टाइम्स है तो हम सेटिस्फैक्टरी मान लेते हैं, वरना जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा कि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट है तो आराम से इंस्टॉलमेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, सेम वही है, बस 9 लाख रुपए आया था, याद है, वही है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ क्या है, बस एक नई चीज कि 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, समझ रहे हो, पहले की तरह ही है क्वेश्चन, बिल्कुल पहले की तरह है। तो आपको क्या करना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट अपॉन लोन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 560 है, डेप्रिसिएशन की कोई जानकारी नहीं है, इंटरेस्ट 1 लाख है ना, डिवाइड बाय लोन इंस्टॉलमेंट 2 लाख है, इंटरेस्ट 1 लाख है, ठीक है। क्या आ गया, 3,60,000 डिवाइड बाय 3 लाख, मतलब 2.2 टाइम, ठीक है। ये दूसरा था। अब तीसरा लिखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, इसे लिखो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, लिखो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। अब देखो मान लिया आप इस किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो, तो आप ये देखना चाहते हो कि ये कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाएगी या नहीं। तो याद करो मैंने क्या बताया था, इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी में से क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट, ईबीटी आता है क्या लेस करते हैं, टैक्स, ईएटी आता है, इसमें से क्या लेस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड किस में से दे रहे हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स से, तो ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इंटरेस्ट किस में से दे रहे थे, ईबीआईटी में से, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या लिखा था, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ये कहां से दे रहे हो, ईएटी से, तो क्या लिखोगे, ईएटी अपॉन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कितना आसान है, ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा। नेक्स्ट लिखिए इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, नेक्स्ट लिखिए इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब देखो इक्विटी डिविडेंड कहां से दोगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा इसमें से तो इक्विटी शेयर डिविडेंड दोगे। इक्विटी शेयर डिविडेंड किस में से दोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड से, तो यही फॉर्मूला है, अर्निंग आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अर्निंग आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का मतलब क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी शेयर डिविडेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हायर द कवर बेटर इट इज, जितना ज्यादा रेशो आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। और इसका लास्ट लिखिए कवर ऑफ फिक्स चार्ज, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कितनी है तो उसका फिक्स एक्सपेंसेस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंटल एक्सपेंस वगैरह, तो इसमें हम इंटरेस्ट को भी कंसीडर करते हैं और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला हो जाता है ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हम देख रहे हैं, डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस। ये कम यूज आता है, बहुत कम देखने को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे ज्यादा यूज होता है और प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी यूज होता है, बट इतना यूज नहीं होता, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। अभी आपको यहां तक का कंप्लीट करना है। इट मींस 28 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट, ठीक है।